बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और ये आपका जो चैप्टर 9 या नई बुक में 9, पुरानी बुक में आपका 10th चैप्टर लाइट के बाद नेक्स्ट चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइट और आई आपका मिला के लगभग 12 नंबर का एग्ज़ाम में आता है फाइनल पेपर में। तो ये दो चैप्टर्स से आपके 12 नंबर के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है ब्यूटी ऑफ ह्यूमन आई। अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन। इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड कलर अराउंड अस, और इट इज़ इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स विद क्लोजिंग आवर आइज़। तो अब मान लो अगर आप आंखें बंद करो तो कलर को आप नहीं पहचान सकते। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे आंखों में कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन है जिससे हमको कलर देखने में हेल्पफुल होता है। तो ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एज इट इनेबल्स अस टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। कि हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में, जो हमारे आसपास इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड है उसको देखने में और इतना कलरफुल वर्ल्ड को देखने में हमारे आई का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लो, उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और इस वीडियो को एंड तक देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से चैप्टर कराया गया है और आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट है अब अगर आई का हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे आगे जो अगर आई की बात करो तो आगे सबसे यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपका, ये स्क्लेरा होता है, यहाँ दिया हुआ नहीं है, दिस इज स्क्लेरा। इसके अलावा इसके अंदर ये होता है आपका ये क्रिस्टलाइन लेंस, जो हमारे आई की लेंस होती है, ये होती है आपकी क्रिस्टलाइन लेंस। और इसी के ऊपर अगर आँखों में देखो एक छोटा सा प्यूपिल होता है, और प्यूपिल को कंट्रोल करने वाले जो मसल्स हैं दैट इज़ कॉल्ड आइरिस। और आउटर लेयर जो है हमारी, ये जो आई की आउटर लेयर होती है कॉर्निया, ये ट्रांसपेरेंट होती है। आपके आंखों के ऊपर भी एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। उसके बाद होता है आपका एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के बाद आपका क्रिस्टलाइन लेंस, और ये होता है आपका विट्रस ह्यूमर। और ये जो मसल्स होती हैं, इस मसल्स का काम क्या होता है, यहाँ पे मसल्स होती हैं, इन मसल्स का काम होता है इन जो लेंस है इसके साइज़ को घटाना बढ़ाना, ताकि अमाउंट ऑफ लाइट कितना एंटर करना है आपको उसको कंट्रोल करती हैं। और ये रेटिना होती है जिस पे इमेज बनती है, ये एज ए स्क्रीन काम करती है। और यहाँ से ऑप्टिक नर्व इस रेटिना पे जो इमेज बन रही है उससे ये सिग्नल ब्रेन तक पहुँचाता है और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। तो इस तरह से ये आई का स्ट्रक्चर होता है, और इसके बारे में अब हम डिटेल में इसके फंक्शंस को पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कॉर्निया, तो कॉर्निया क्या होता है, सबसे पहले जो लाइट एंटर करता है हमारे आई में दैट इज़ थ्रू कॉर्निया। और एक थिन मेम्ब्रेन होता है, इट इज़ कॉल्ड कॉर्निया, और इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। ये ट्रांसपेरेंट जो बाहर की तरफ होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर आई बॉल के ऊपर। और अधिकतर जो रिफ्रैक्शन है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, रिफ्रैक्शन होता है, तो मोस्ट रिफ्रैक्शन जो है लाइट का वो इसी के थ्रू होता है, और एंटरिंग जो लाइट है वो इसी के थ्रू होती है। मोस्ट रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। उसके बाद स्क्लेरा वो आउटर कवरिंग ए प्रोटेक्टिव टफ वाइट लेयर होती है जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आई बॉल एक स्फेरिकल शेप में होता है जिसका डायामीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड होता है जो कि स्पेस कॉर्निया और आई लेंस के बीच ये फिल होता है। आइरिस एक डार्क मस्कुलर डायाफ्राम होता है जो कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल को। और प्यूपिल एक छोटी सी ओपनिंग, अगर आप आंखों में देखोगे कि छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल, और ये मिडल ऑफ द आइरिस में होता है जिससे कि लाइट एंटर करती है आई में, और प्यूपिल रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर करना है हमारे आई में। उसके बाद प्यूपिल के पीछे होता है लेंस का काम क्या होता है कि दिट इज़ अ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक स्ट्रक्चर, और बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स के कारण जो ये लेंस है ये अपना फोकस चेंज कर सकता है और
उसको चेंज करके अपना साइज़ चेंज करके लाइट को रेटिना पे फोकस करता है, और ये इट बिकम्स थिनर टू फोकस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। अगर दूर के ऑब्जेक्ट है देखना है तो उसको पतला बना देता है लेंस को, पास के ऑब्जेक्ट देखना है तो उसको मोटा बना देता है। और ये सारा जो प्रोसेस है ये किसके द्वारा होता है? सिलियरी मसल्स के द्वारा। तो सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है? दे आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस। की जैसे मान लो लेंस है, अगर पतला बनाना है या अगर मोटा बनाना है तो इन दोनों का काम कौन करता है? तो ये सिलियरी मसल्स के द्वारा ही होता है। और ह्यूमन आई लेंस जो है वो बाय नेचर कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस की तरह। नेक्स्ट है विट्रस ह्यूमर। तो अब विट्रस ह्यूमर ये क्लियर फ्लूइड है जो फिल्ड होता है बिटवीन आई एंड आई लेंस एंड द रेटिना। तो आई लेंस और रेटिना के बीच जो फिल्ड होता है फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। और इस फ्लूइड का काम होता है आई के शेप को मेंटेन करना विद लाइट बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू इट। और लाइट इससे ट्रैवल करता है, ट्रांसमिट करता है थ्रू लेंस टू रेटिना। अब रेटिना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिना क्या होता है? इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। ये एक स्क्रीन की तरह रोल प्ले करता है जहाँ पर एक इमेज फॉर्म होता है। अब अगर अभी हमने कहा कि ये हमारा जो आई है वो स्लाइटली कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनती है? रियल इन्वर्टेड। तो हमारे रेटिना पे भी इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड। और रेटिना की जो इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। इसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है और ये इमेज को कन्वर्ट करता है इनटू द इलेक्ट्रिक इम्पल्स। जो इमेज बनती है लेंस के थ्रू उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स फिर ट्रांसमिट होते हैं थ्रू ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व। और इसमें रोड्स और कोन सेल्स होते हैं। रेटिना में रोड्स और कोन सेल्स होते हैं। इसका काम क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। उसके अलावा लास्ट है ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व ये ऐसे नर्व होते हैं जो कि इमेज जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको लेके ब्रेन तक पहुंचाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट है हाउ प्यूपिल वर्क। जो आपका ये वाला पार्ट है, ये पार्ट होता है आपका प्यूपिल। ये वाला जो पार्ट है ये होता है आपका आइरिस। अब द आइरिस मेक्स द प्यूपिल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। ये जो आइरिस है ना, ये इसको बड़ा या छोटा, इसको खींच, देख रहे हो कितने छोटे छोटे हैं, तो इसको खींचने का भी काम करते हैं और इसको लूजन आउट करने का काम, इसको ढीला भी छोड़ देते हैं और टाइट भी करते हैं। तो जैसे ही इसको ढीला करते हैं तो ये इसका साइज़ कम हो जाता है। उसको थोड़ा सा आपका खींचेंगे तो इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा फैल जाएगा। तो अब हमारे जो आई का ये प्यूपिल है, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये कब बड़ा होना है कब छोटा होना है, ये डिपेंड कौन कैसे करता है? डिपेंड होता है लाइट के प्रेजेंस पे। अगर बाहर लाइट ज़्यादा है, when the light is bright, iris contracts the pupil so the less light enters the eye। कि जब भी लाइट ब्राइट होता है तब ये आइरिस जो है वो प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, छोटा करता है, ताकि कम लाइट एंटर हो। नहीं तो ज़्यादा लाइट एंटर होगी तो हमारे लिए नुकसानदायक है। और जब लाइट डिम है, क्योंकि अब लाइट पहले से डिम है तो लाइट ज़्यादा चाहिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से देख सको, तो इसलिए आइरिस एक्सपेंड कर देता है प्यूपिल को। तो अंधेरे में ये बड़ा हो जाता है आपका प्यूपिल, और जैसी लाइट है तो ये बिल्कुल छोटा हो जाता है, ताकि तो इसी वजह से बहुत बार आप देखते हो ना, जैसे आप अचानक से सूरज की रोशनी में रहो और अचानक से अंधेरे कमरे में जाओ तो आपको थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि उसको टाइम चाहिए होता है उस प्यूपिल के साइज़ को कम करने के लिए, आइरिस को। ठीक है। और यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट, और यह अगर आप किसी अंधेरे कमरे से अचानक से रोशनी में जाओ तो भी आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उसको भी टाइम लगता है उस प्यूपिल के साइज़ को अकोमोडेट करने में। तो when you have observed that when you come out of the cinema hall after watching movie in the bright sunlight, the eye gets closed, and when you enter the hall from bright lights you won't be able to see, but after some time you will able to see। तो प्यूपिल का जो साइज़ है वो इस आइरिस के थ्रू कंट्रोल होता है डिपेंडिंग अपॉन लाइट। ठीक है। और इसका जो और यही जो लाइट को कंट्रोल करने की या प्यूपिल के साइज़ को कम या ज़्यादा करने की जो कैपेबिलिटी है, दैट इज़ नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब इसमें काम आती है सिलियरी मसल्स। ठीक है।
सिलियरी मसल्स जो आई लेंस पे होता है, अब मान लो दूर की चीज़ों को भी देखना है, पास की चीज़ों को भी देखना है, तो एक ही लेंस कैसे ऐसा कर पाए? तो इसके लिए हमारे जो आँखों का जो लेंस होता है उसके पीछे सिलियरी मसल्स होती हैं, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती हैं और उससे आई लेंस थिक या थिन बनता है और उससे फिर हम अलग अलग डिस्टेंस इमेजेस देख सकते हैं। तो सिलियरी मसल्स की अगर हम बात करें, जब वो रिलैक्स होती हैं तो आई लेंस थिन होता है और फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाता है और हमको दूर की ऑब्जेक्ट क्लियरली शो होता है। इसीलिए दूर की चीज़ों को देखना हो तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होती, आपका आंख भी रिलैक्स पोजीशन में रहता है। लेकिन जब पास की चीज़ों को देखनी हो, आंख के बहुत पास लाओ तो बहुत कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा आँखों में बल्कीनेस लगता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो लेंस रिलैक्स हैं तो ये देखो बिल्कुल पतली रहती हैं लेंस। जैसी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो अब इसको क्योंकि पास की इमेज देखनी है तो ये मोटी हो जाती है लेंस, दैट इज़ बिकम थिक, और इससे फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो जाता है और इससे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसके लिए रिलैक्स होनी चाहिए पोजीशन। तो ये सिलियरी मसल्स का काम है और ये सिलियरी मसल्स के द्वारा आई लेंस के पावर को चेंज कर पाना, दैट इज़ नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट इज डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब अगर हम बात करें डिफेक्ट ऑफ विजन, तो डिफेक्ट ऑफ विजन में मेनली 3 डिफेक्ट्स होते हैं आपके। पहला है मायोपिया, इसको हम कहते हैं नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। यहाँ नाम से जस्ट अपोजिट होता है, ध्यान रखना। नियर साइटेडनेस अगर आप देखो नाम से हमको लगता है कि पास की चीज़ों को देखने में दिक्कत हो, या शॉर्ट साइटेडनेस पास की चीज़ों में देखने में दिक्कत हो, बट एक्चुअल में जो मायोपिया होता है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को ईजिली देख सकता है बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता। ठीक है, तो एक मायोपिक पर्सन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली सी कर सकता है बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ों को वो ईजिली नहीं देख पाता। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है। द पर्सन विद डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियर देन इन्फिनिटी। अब आपको पता है ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट होता है वो तो 25 सेंटीमीटर होता है और फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। ठीक है, कि मैक्स टू मैक्स आप इन्फिनिटी देख सकते हो और कम से कम दूरी जिससे आप आसानी से देख सको, दैट इज़ कॉल्ड 25 सेंटीमीटर। तो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। तो मायोपिया जब हो जाता है तो नियर पॉइंट इन्फिनिटी से कम हो फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तो इसका कारण क्या होता है कि जो आई लेंस है वो तो मोटा हो जाना और उसका कर्वेचर बढ़ जाना और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल इलोंगेट कर जाती है और उसका फोकल लेंथ कम हो जाता है। तो इसलिए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आप इजीली नहीं देख पाते। और इसका करेक्ट करना है तो आपको फोकल लेंथ बढ़ाना है, और फोकल लेंथ बढ़ाना है तो आपको कैसा लेंस इस्तेमाल करना होता है? कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना एंड दस डिफेक्ट इज करेक्टेड। तो रीज़न ये है, करेक्शन ये है और ये डिजीज़ है। ये तीनों अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो मायोपिया या नियर साइटेडनेस के लिए किस तरह का लेंस का इस्तेमाल करते हैं? कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाता है, हम फोकल लेंथ को थोड़ा दूर करना होता है, दैट्स वाई। नेक्स्ट है, अगर आप देखो फार पॉइंट जो है ये इतने दूर से ये ऑब्जेक्ट आ रही है, इतनी दूर से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसका ये ओ ऑब्जेक्ट है, इसका नॉर्मल फार पॉइंट जो है इस केस में, अब ये है आपका मायोपिक आई, ये मायोपिक आई। ये मायोपिक आई में क्या होता है? यहाँ पे ही इमेज बनने लगती है, बननी चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये बनने लगती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को यहाँ वापस बनाना है, तब क्या किया जाएगा? तब इसको इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस लगाया जाएगा ताकि इसका थोड़ा फोकस बढ़े, और फोकस बढ़ने के बाद ये यहाँ पर चली जाएंगी। तो दैट्स वाई इसका पहले ये फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम हो गया है, ये मायोपिक आई में इमेजेस फॉर्मेशन और ये करेक्शन ऑफ मायोपिक आई। तो करेक्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉनकेव लेंस का, फॉर मायोपिया। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम कहते हैं फार साइटेडनेस। इसमें भी सेम नाम के अकॉर्डिंग ही, जैसे अगर देखें तो नाम के अकॉर्डिंग ही आपका फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस
तो अब नाम में है फार साइटेडनेस, मतलब दूर का आपको देखने में दिक्कत हो, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है कि अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है तो इट कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, आप दूर तक तो आसानी से देख सकते हो, बट आपको पास देखने में दिक्कत होती है। और नियर पॉइंट जो है पर्सन का वो फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अभी हमने पढ़ा था नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको अब हमको कम करना है, तो इसमें फोकल लेंथ को हमको कम करना होता है। तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है आई लेंस का, और आई बॉल बिल्कुल छोटा हो जाता है। और दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसमें हमको कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत होती है ताकि आपको फोकस लेंथ थोड़ा सा कम हो जाए। और आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंस, इसमें हमको कन्वर्जिंग लेंस की ज़रूरत होती है टू प्रोवाइड एन एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑन द रेटिना। इसके रीज़न क्या है कि फोकल लेंथ जो है आई लेंस का वो बढ़ जाता है और आई बॉल छोटा हो जाता है। मायोपिया में क्या था, फोकल लेंथ जो है वो कम हो गया था और आई बॉल बढ़ गया था, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और करेक्शन के लिए हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इसकी इमेज देखो तो ये जो आपका नियर पॉइंट है ये हाइपरमेट्रोपिया का, वो यहाँ है एक्चुअल में नियर पॉइंट। अब इसका जब इमेज बनता है तो ये यहाँ बनना चाहिए, लेकिन जब हाइपरमेट्रोपिया आई होता है तो इस केस में इसका नियर पॉइंट कम हो जाता है और ये इमेज देख लो ये यहाँ पर बनने लगती है, तो रेटिना के पीछे लगता है कि हमको इमेज बन रहा है, इसलिए धुंधला दिखाई देता है। तो इसको हमको कन्वर्ज करना है, पहले लाना है, तो हम एक कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ उस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस, और तब आपका ये नियर पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपका करेक्शन होता है हाइपरमेट्रोपिया आई का, और इसका हम फिर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्स बायोपिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, जब हमारी एज बढ़ती है, जब व्हेन बिकम ओल्ड, तो ओल्ड होने के साथ क्या होगा, पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है आई का वो यूजुअली डिक्रीज होता है, क्योंकि जो सिलेरी मसल्स है उसकी फंक्शनिंग थोड़ी स्लो हो जाती है और नियर पॉइंट धीरे धीरे कम हो जाता है, और इस डिफेक्ट को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो इसमें दूर का भी देखने में दिक्कत होती है और पास के भी देखने में दिक्कत होती है। रीज़न क्या होता है कि जो सिलेरी मसल्स है उसकी वीकनिंग और आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस होना। और करेक्शन क्या होता है उसमें, बाई फोकल लेंथ का इस्तेमाल करते हैं एप्रोप्रिएट पावर का। और बाई फोकल में जब आपको दूर का देखना है तो आप कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हो, कॉनकेव लेंस का, और जब पास का देखना है तो कॉन्वेक्स लेंस का। तो अब मान लो ये इस तरह का आपका ये चश्मे का ये रहता है, तो इसमें इस तरह से यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे देखने के लिए जब आपको पास की चीज़ें देखनी होती है, आप नीचे देखते हो, तो नीचे वाला पार्ट होता है आपका कॉन्वेक्स, और जो अपर पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉनकेव। तो ये कॉनकेव का बना होता है और नीचे वाला कॉन्वेक्स का, ये ध्यान रखना है, और ये बाईफोकल लेंथ होता है। नेक्स्ट है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट ये जिसे हम मोतियाबिंद बहुत आम भाषा में आपने सुना होगा। तो कैटरैक्ट क्या होता है, जब ये क्रिस्टलाइन लेंस जो है प्यूपिल का वो ओल्ड एज में मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं कैटरैक्ट। और इससे क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और इस तरह का आपको बल्जनेस हो जाता है आपका आई लेंस में। और इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी। तो इसमें सर्जरी के थ्रू उसको ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह से ये आपके आई डिफेक्ट्स जितने भी थे, आई डिफेक्ट्स, और ये हम इजीली 4 तरह के आई डिफेक्ट्स आपको पढ़ना है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक अगर बात करें तो दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो अगर हम बात करें, अगर इससे पहले हमने रिफ्रैक्शन इस पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन, और इजीली आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है रिफ्रैक्शन को, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब एंगल एक प्रिज्म के थ्रू एक लाइट इंसिडेंट करती है, अब ये मान लो ये इंसिडेंट रे है और ये एक नॉर्मल है इस प्रिज्म पे, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्ट करता है क्योंकि इसका दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो इसने रिफ्रैक्ट किया, अब रिफ्रैक्ट करेगा तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो गया, और बेंड होने के बाद ये लाइट इधर गई और फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा
क्योंकि फिर ये डेंसर मीडियम है, रेयर है, तो ये अब नॉर्मल के अवे इमर्ज होगा। तो अब जो देखा जाए तो यहाँ से लाइट गई और यहाँ से इमर्ज होती है, और इस केस में ये जो एंगल है, अब लाइट जानी चाहिए ऐसे और चली गई ऐसे, तो ये जो एंगल है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। जितना डेविएट करता है, ये होता है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये आप इजीली कर सकते हो। तो ये इमर्जेंट बीम, ये इंसिडेंट बीम और एंगल ऑफ डेविएशन, और ये प्रिज्म एंगल यहाँ पर 70, ये जो एंगल है दैट इज़ कॉल्ड प्रिज्म एंगल। तो इस तरह से आपका ये टोटल डायग्राम होता है। इसके बारे में हम देखते हैं किस तरह से प्रिज्म का क्या इस्तेमाल होता है। मेनली प्रिज्म से जब वाइट लाइट को अगर देखा जाए, वाइट लाइट जब प्रिज्म से डिस्पर्स होती है तब इसके कंपोनेंट जो हैं 7 अलग अलग कलर्स में, जो लाइट का, वाइट लाइट का अलग अलग कलर्स में डिवाइड होना, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हेन अ वाइट लाइट passes through a prism, it splits into 7 colors और बैंड ऑफ 7 कलर्स, और ये जो वेरियस कलर्स हैं वो होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको हम कहते हैं विबग्योर, शॉर्ट में विबग्योर कहा जाता है, और ये सीक्वेंस ऑफ कलर्स को विबग्योर, और इसमें 7 कलर्स होते हैं, इसलिए इस पर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और इसमें इस तरह से सबसे कम बेंड होने वाली लाइट होती है रेड, और सबसे ज़्यादा बेंड होने वाली लाइट जो होती है वो वॉयलेट। और ये इस तरह से वाइट लाइट जा रही है और ये डिस्पर्जन हो गया, और ये जो डिस्पर्जन की वजह से ही आपको रेनबो दिखाई देता है। जो नेचर में रेनबो दिखता है ना, वो इस डिस्पर्जन की वजह से ही। और अगर अब डिस्पर्ज लाइट में दोबारा अगर हम उल्टा करके एक प्रिज्म लगा दें तो ये दोबारा से यहाँ से वाइट लाइट चली जाएगी। अब अगर हम डिस्पर्जन की बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि रेनबो फॉर्मेशन जो होता है, तो रेनबो हमारा नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, जो अगर आप देखो बारिश के बाद दिखाई देता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सनलाइट आ रही है, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हमारे एयर में या एटमॉस्फेयर में है जो प्रेजेंट है, तो उससे रेनबो प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि वो एज अ प्रिज्म काम करती है। रेनबो इज़ ऑलवेज फॉर्म इन डायरेक्शन, और रेनबो हमेशा कब फॉर्म होगी? डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, कि आपके पीछे अगर सन हो और आगे रेन की ड्रॉपलेट्स हो तब आपको रेनबो दिखाई देती है। और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो प्रिज्म की तरह इसमें काम करती है। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, वो रिफ्रैक्ट कर देते हैं और डिस्पर्स कर रिफ्रैक्ट करके और डिस्पर्स कर देते हैं इंसिडेंट सनलाइट को, और फिर उसको इंटरनली रिफ्लेक्ट। यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, उसके बारे में बताएंगे आपको। यहाँ से सनलाइट गई, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, और फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर इसने इसको डिस्पर्स करके 7 बैंड ऑफ कलर्स में शो करती है, और इसको रिफ्रैक्ट करके और एक रेन ड्रॉप्स के थ्रू जब बाहर आती है तो ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये ध्यान रखना है, 2 प्रोसेस यहाँ होता है, एक डिस्पर्जन ऑफ लाइट और इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर एग्जाम में आए आपके कौन से 2 प्रोसेस से रेनबो फॉर्म होता है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसकी वजह से डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हमारे आंखों तक पहुँचता है, और इस तरह से रेनबो फॉर्मेशन होती है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? अच्छा, इससे पहले यहाँ एक TIR के बारे में अगर देखा जाए, TIR क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हालांकि ये आगे आपके 11th-12th के कोर्स में आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहो कि जब भी हम यहाँ देखो, यहाँ बताते हैं आपको। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अगर देखो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ से समझ लो। हालांकि आपके 11th-12th का पार्ट है ये। तो अब जब एक लाइट रेज, कभी भी जब एक लाइट रेज, मान लो ये एक आपका डेंसर मीडियम है और ऊपर रेयर मीडियम है, तो जब भी लाइट रेज डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तो जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो मान लो ये आपका यहाँ नॉर्मल है, तो जब ये लाइट रे डेंसर मीडियम में गई, ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है, ये अब अवे फ्रॉम जाएगी, तो ये इधर चली जाएगी। अब इस तरह से अगर रिफ्लेक्शन होता जाए, मान लो अब इस एंगल को थोड़ा सा और हम इधर कर दें, ठीक है, सॉरी, ये अब इधर था एंगल, अब ये एंगल अगर और थोड़ा बढ़ जाए तो ये और कम इधर जाएगी, ठीक है, ये और ज़्यादा बेंड करेगी। अब एक ऐसा टाइम आएगा जब जो आपका डेंसर मीडियम से जो लाइट जा रही है, जब ये इस एंगल पे जाएगी, तब वो बाहर जाने के बजाय ये टकरा के, ये क्योंकि आपका ये एंगल बहुत ज़्यादा है,
तो अब क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अब नॉर्मल से तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। जब इससे ज़्यादा एंगल देखेंगे तो एक्चुअल में ये इंटरनली ये अंदर की तरफ वापस आ जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। एक पर्टिकुलर एंगल से जब डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट एंटर की जाती है तो उस एंगल में लाइट बाहर जाने के बजाय वो टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाती है और इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। और ये आपका ये कब होता है, जो एक पर्टिकुलर एंगल से जब लाइट जाए और उससे ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा कोई भी जाएगी तो एंटर करेगी, और इसी पर्टिकुलर एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। और यही एंगल की वजह से लाइट इसके अंदर एंटर करती है। और जो डायमंड आपका शाइन होता है ना, डायमंड शाइन होने का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये था आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी की वजह से जो रेनबो है ये, और डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से एक पर्टिकुलर एंगल से जब लाइट जाती है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी रेनबो के ड्रॉपलेट्स में ना। जब हमने देखा ना कि यहाँ गई और ये बाहर जाने के बजाय इसी से अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम कहते हैं। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है कि द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज़ होती हैं, हमारे लेयर्स की अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज़ के कारण जो रिफ्रैक्शन होता है डेट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके कुछ फिनोमेना जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होते हैं, पहला है आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ऐसा क्यों होता है? ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से कि जब टेम्परेचर और डेंसिटी अलग अलग लेयर्स की अलग अलग है, तो जब वहाँ से कोई रे आती है तो जब तक वो रे हमारे आँखों तक पहुँचती है तो उसमें काफ़ी रिफ्रैक्शन होता है। और जब स्टार लाइट एंटर करता है अर्थ एटमॉस्फेयर में तो उसमें काफ़ी रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट लेयर्स के अलग अलग होने के कारण जब रेयरर से डेंसर में आता है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है। इस वजह से जो है अपेरेंट पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन से अलग दिखाई देती है और इसीलिए स्टार्स हमको ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, कि एक्चुअल में स्टार होता है यहाँ पे, लेकिन हमको ये जब लाइट एंटर करता है तो देखो बेंड होते 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 यहाँ तक पहुँच रहा है, तो हमको यहाँ से तो ये दिखाई देगा यहाँ है, तो एक्चुअल पोजीशन ये है और यहाँ पे एक्चुअल चला जाता है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सिमिलरली एडवांस सनराइज़ और डिलेड सनसेट, ये भी इसी की वजह से होता है कि जब आपका सन है वो दूर होता है तो जब वहाँ से हमारे आंखों तक लाइट आती है तो रिफ्रैक्शन की वजह से एक्चुअल में ये यहाँ होता है लेकिन हमको दिखाई यहाँ देता है। तो उस टाइम पर सन एक्चुअल में वहाँ राइज़ नहीं हुआ है लेकिन हमको राइज़ करते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो राइज़ करते हुए दिखाई दे रहा है तो इसलिए हम उसे कहते हैं एडवांस सनराइज़, कि वो अभी हुआ नहीं है बट पहले ही दिखाई देता है, लगभग 2 मिनट पहले हमको दिखने लगता है। और सिमिलरली जब सन सेट होता है तो एक्चुअल में सन यहाँ जा चुका है लेकिन अभी देखिए एक्चुअल में सन यहाँ पहुँच जाता है लेकिन होता है अभी ऊपर ही हमको दिखाई देता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इसी वजह से जब सन जो है वो 2 मिनट ज़्यादा तक विजिबल होता है, तो इसीलिए एडवांस सनराइज़ और एडवांस और डिलेड सनसेट, ये 2 फिनोमेना होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमको 2 मिनट पहले दिखाई दे देता है, 2 मिनट बाद तक रहता है सन। ठीक है, तो एक्चुअल सनराइज हैपन्स व्हेन द सन इज बिलो द हॉरिजन इन द मॉर्निंग एंड रेज of the light from the sun below the horizon reach our eyes because of the refraction of light। और similarly sun जो है वो कुछ मिनट बाद तक भी दिखाई देता है और इसी को हम कहते हैं delayed sunset। तो ये दोनों किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हालांकि एक और फिनोमेनन था कि आपको रेड क्यों दिखाई देता है, तो वो कोर्स से हट गया लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए समझ लो कि जब भी दूर से लाइट आती है तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो होता है आपका रेड कलर का, और रेड कलर के वेवलेंथ दूर है इसलिए हमारे आंखों तक पहुंचने तक सिर्फ रेड कलर ही हमको दिखाई दे पाती है, बाकी सारे लाइट्स जो हैं वो स्कैटर हो जाती हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट पार्टिकल्स का टकरा के दूसरी अलग अलग मॉलिक्यूल से टकरा के उसका फैल जाना, दैट इज़ कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और सबसे कम स्कैटर होती है रेड लाइट, इसलिए हमको रेड लाइट ही दिखाई देती है। और जब सन बिल्कुल ऊपर हो तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाती है, तो बिल्कुल वाइट या ब्लू कलर में स्कैटर हो जाता है। हालांकि ये कोर्स में से अब हट चुका है आपके, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। फिर भी थोड़ा बहुत समझ लो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ द फिनोमेना
by which a beam of light is redirected in different direction or interacting with particles present in the medium. कि मीडियम में जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उससे टकरा के इधर उधर जाना, रीडायरेक्ट होना, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. इसका एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट कब होता है? जब कोलॉइडल पार्टिकल्स के थ्रू होता है. ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट के बारे में. कोलॉइड्स शो करते हैं कि जब भी एक बीम ऑफ सनलाइट एंटर करता है रूम में तो जो उसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो विजिबल हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो स्कैटरिंग हो जाती है लाइट की बाय दिस पार्टिकल्स. और जब भी सनलाइट एक कैनोपी, कभी आप ठंड के टाइम पे जाओ डेंस फॉरेस्ट में तो आप देखते हो कि वहाँ से जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और प्रेजेंट है उसके कारण लाइट स्कैटर हो जाती है. और जो कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट है वो डिपेंड करता है स्कैटरिंग पार्टिकल्स पे. अगर बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं तो स्कैटर होते हैं तो मेनली ब्लू लाइट अपीयर होगा. और अगर लार्जर पार्टिकल्स हैं तो मेनली लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेड लाइट अपीयर होती है. इसीलिए जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स अगर लार्ज हैं तो स्कैटर्ड लाइट वो पूरी तरह से वाइट भी दिखाई देता है जब पूरा लाइट स्कैटर हो जाए. इस तरह से देख रहे हो जब ठंड आती है ना लाइट हमारे, तो यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. आप अंधेरे में अगर आप टॉर्च की भी लाइट जलाओ तो देखा होगा आपने, घर में भी जलाओ तो आपको देखोगे कि पार्टिकल्स आपके आसपास रहते हैं. तो ये होता है आपका टिंडल इफेक्ट. ये आपके फॉरेस्ट में इस तरह से टिंडल इफेक्ट शो होता है. अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो अभी हमने पढ़ा कि आपका जो कलर ऑफ स्काई है वो ब्लू शो होता है. क्यों? क्योंकि जो एयर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उसका साइज़ बहुत स्मॉलर होता है देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. और विजिबल लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? जो आपका 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक, ठीक है, 450 होता है एक्चुअल में. तो देर आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट ब्लू. तो जो ब्लू को ज़्यादा स्कैटर कर पाते हैं और रेड को कम स्कैटर करते हैं, तो इसी वजह से हमको जो ज़्यादा फैलती है लाइट वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है. जब सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर तो फाइन पार्टिकल्स में स्कैटर ब्लू कलर एंड मोर स्ट्रांगली देन रेड. और स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आइज. और अगर अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो देयर वुड हैव बीन नो स्कैटरिंग, और इसलिए पूरी तरह से स्काई डार्क दिखाई देता. ठीक है, जैसे यहाँ से सन से सारी लाइट आई और सबसे ज़्यादा स्कैटर हुई ब्लू लाइट, तो इस वजह से ब्लू हमको दिखाई देता है. ठीक है, नेक्स्ट है. तो इस तरह से ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है. अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करो. और इस वीडियो के साथ ही हमने फिजिक्स का चैप्टर लाइट और कलरफुल, ये लाइट और आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये 2 चैप्टर आपके 12 नंबर के आने वाले एग्जाम में, इसको अच्छे से कर लो. इसके अब जो भी इंटेक्स क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चंस उसके एक वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगा, और आप इसको देखो, रिवाइज करो. अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो. अच्छा लगा हो तो भी लिखो, कुछ कमी रह गई तो भी लिखो, ताकि और आगे से इम्प्रूव किया जा सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और पढ़ाई करते रहो. 90+ के टारगेट है, तो अभी आप जून में आपको ये ख़त्म कर देना है सारा सिलेबस. ऑल द बेस्ट.